Dear students, today we are going to learn the first lesson of science, natural resources, air, water and land. तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सामान्य विज्ञान का पहला पाठ प्राकृतिक संसाधन हवा, पानी और जमीन यानी एयर, वाटर एंड लैंड इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न नेचुरल रिसोर्सेस एयर. हवा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली. आपको ये चित्र ध्यान से देखना है. ये चित्र है स्पीयर्स ऑफ द अर्थ, मतलब हमारे जो पृथ्वी पर कौन कौन से प्रकार के आवरण है उसके बारे में दिया गया. जैसे एटमॉस्फेयर यानी अर्थात वातावरण, देन है हाइड्रोस्फीयर यानी जलावरण और लिथोस्फीयर यानी शिलावरण. इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है. अभी यहाँ कुछ चित्र दिया है, इनको आप ऑब्जर्व द पिक्चर अलॉन्ग साइड एंड द आंसर द क्वेश्चंस. आपको इन क्वेश्चंस के उत्तर देना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू वी सी द बर्ड्स. हमको पंछी कहाँ दिखाई दे रहे हैं. यस, वी सी द बर्ड्स इन द स्काई. सी देयर आर द बर्ड्स विच आर फ्लाइंग इन द स्काई या हवा में तैर रहे. दूसरा, वेयर इज द काउ ग्रेजिंग. द काउ ग्रेजिंग ऑन अ लैंड. Then third question is locate the trees and the road. So this is a tree, this is a tree and this is road. On this road a car is moving or running. तो यहाँ पे भी एक कार है जो हमको दिखाई दे रहा है. Where does the river come from? How does it flows? ये जो नदी है ये कहाँ से आई है. ये नदी पहाड़ों से आई है. और how does it flows? ये ज़मीन पे अपना रास्ता बनाते हुए फ्लो हो रही है या बह रही है. वेयर इज़ द एरोप्लेन. एरोप्लेन कहाँ है. सो हियर इट इज़ एरोप्लेन और वो हवा में उड़ रहा है. वेयर आर द फिश सीन. फिश कहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि पानी में है. ऑन बोर्ड द सेल बोट इज़ फ्लोटिंग. सेल बोट किस पे फ्लोट हो रही है. सेल बोट इज़ फ्लोटिंग ऑन द वाटर. तो ये सारी चीज़ें आपको इनके जवाब में लिखना है. द नेक्स्ट वन इज़ you can see that some things in a picture are in water, some on land, some in the sky. तो आपने देखा कि उस चित्र में, ये जो चित्र है इस चित्र में कुछ चीज़ें जो है वो पानी पे है, कुछ चीज़ें हवा में है और कुछ चीज़ें ज़मीन पर है. That is in the air. Thus all things on the earth are associated with water, air, water and land. Air, water and land are called Earth's atmosphere, hydrosphere and lithosphere respectively. तो देखो ये हमारे जितने भी सजीव है या पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें पाई जाती है, या तो वो हवा में पाई जाती है, या तो वो पानी में पाई जाती है, या तो वो ज़मीन पे पाई जाती है या ज़मीन के अंदर पाई जाती है. सो ऑल दीज थिंग्स आर एसोसिएटेड विथ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर यानी वातावरण. हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर यानी जलावरण यानी जल के अंदर. और लिथोस्फीयर यानी शिलावरण में पाई जाती है. मोर एवर डिफरेंट लिविंग थिंग्स ऑक्यूपाई दिस थ्री स्पीयर्स ऑफ द अर्थ. These living things and parts of lithosphere, hydrosphere and atmosphere which they occupy together called the biosphere. तो बायोस्फीयर किसे कहते हैं. एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, इन तीनों में जो सजीव पाए जाते हैं या जो सजीव सृष्टि पाई जाती है उसे ही हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं. These spheres have formed on earth naturally. क्या ये स्पीयर्स यानी जलावरण या शिलावरण या वातावरण किसी ने बनाया है. नहीं, ये सारे के सारी चीज़ें नेचुरली फॉर्म हुई है. सो ये हमने असल में पिछले कक्षा में पढ़ा है. सो एयर, वाटर एंड लैंड आर द फैक्टर्स इम्पोर्टर फॉर सस्टेनिंग द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ एंड फॉर फुलफिलिंग देयर बेसिक नीड्स. सो जो हवा, पानी और ज़मीन है यह इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं. किस लिए. इस पृथ्वी पर सजीव सृष्टि पाई जाने के लिए. बिना इन तीनों के, हवा, पानी और ज़मीन के, हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो सकती. इसीलिए दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस. इसीलिए इसको क्या कहा जाता है. नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है. सो एयर, वाटर एंड लैंड आर कॉल्ड एज natural resources. So now we are going to learn the first natural resource, that is air. The atmosphere is the layer of air that surrounds the earth. So you can see यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम जो पार्ट है वो
नीला नीला दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर एक हवा का आवरण है, बराबर। सो द सरफेस ऑफ द अर्थ कंप्राइजेस वाटर एंड लैंड एंड दैट इज हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। तो यहाँ पे आपने अभी ये जो पृथ्वी दिखी, इसमें आपने देखा कि लैंड जो है हरा या लाल कलर में दिख रहा है, दैट इज लैंड, एंड द ब्लू वन इज वाटर। सो इट इज सराउंडेड विथ हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। ऑफ दिस हाइड्रोस्फीयर ऑक्यूपाइज ए मच लार्जर पार्ट दैन द लिथोस्फीयर। तो हमने देखा 1.2 फिगर में कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा वाटर है, वाटर इज 71%। वी हैव 71% वाटर ऑन द अर्थ एंड ओनली 29% लैंड ऑन द अर्थ। वी आल्सो लुक अपॉन दिस नेचुरल कंपोनेंट्स इन सॉलिड लिक्विड गैसियस फॉर्म्स एज रिसोर्सेज। तो ये जो रिसोर्सेस है, जिसमें पानी है, पानी हमको सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों स्टेट्स में हमको प्राप्त होता है। इन अदर वर्ड्स वी यूज देम टू फुलफिल अवर रिक्वायरमेंट। लेट अस नाउ स्टडी ऑल दिस कंपोनेंट्स इन डिटेल। सो हमको यहाँ पर तीनों की अलग अलग से स्टडी करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एयर। The air in the atmosphere around the earth contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide, 6 inert gases, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, water vapor and dust particles। तो एयर में क्या होता है? एयर कंटेन्स नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 इनर्ट गैस, 6 इनर्ट गैस है वो होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, वाटर वेपर होते हैं यानी बाष्प होता है, और डस्ट पार्टिकल यानी मिट्टी या धूल के कण होते हैं। द ट्रोपोस्फियर कंटेन्स अबाउट 80% ऑफ द टोटल मास ऑफ गैसेस इन द एयर। तो ट्रोपोस्फियर कौन सा होता है? जो पृथ्वी से नज़दीक वाली जो परत होती है वातावरण की, दैट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। सो ये ट्रोपोस्फियर में 80% जो हवा है वो पृथ्वी से नज़दीक होती है। वाइल द प्रोपोर्शन इज 19% इन स्ट्रेटोस्फियर। उससे ऊपर जाएंगे तो केवल 19% हमको हवा प्राप्त होती है। फर्दर इन मीथोस्फियर एंड आइनोस्फियर द प्रोपोर्शन ऑफ मास गैसेस गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो ये जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, जैसे मीजोस्फियर में जाएंगे, आइनोस्फियर में जाएंगे, तो जो हवा का मास है, हवा की जो घनत्व है वो क्या होते जाता है? कम कम होते जाता है। इसलिए जब हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो हमें हवा प्राप्त नहीं होती और हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। गैसेस आर नॉट फाउंड इन एक्सोस्फीयर एंड बियॉन्ड। तो एक्सोस्फीयर के आगे हमको वो गैसेस दिखाई नहीं देती। तो अभी हमने देखा था कि एयर में क्या है? एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। अभी हमने देखा उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, 6 इनर्ट गैस है, फिर वाटर वेपर्स है एंड डस्ट पार्टिकल्स। सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस एंड द चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो ये क्या है? ये हमारे एटमॉस्फेयर का चीफ कंस्टिट्यूएंट्स क्या है? देखो अभी हमने यहाँ पे देखा सबसे ज़्यादा क्या है? 78% वी गॉट नाइट्रोजन। बिसाइड्स दिस गैसेस एयर आल्सो कंटेन्स वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। सो हमने यहाँ देखा 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गॉन जो हमने 6 इनर्ट गैसेस में देखा उसमें आर्गॉन भी है या और बाकी भी है, उसमें 0.9% है। अदर कंस्टिट्यूएंट्स जैसे वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स है वो 0.07% है, और कार्बन डाइऑक्साइड केवल 0.03% है, बराबर। सो द अमाउंट ऑफ गैसेस इन द एयर इज द ग्रेटेस्ट नियर द सरफेस एंड डिक्रीजेस एज वी गो हायर एंड हायर फ्रॉम द सरफेस। दैट इज एयर बिकम्स रेयर एट द हायर अल्टीट्यूड्स। तो हमने देखा कि हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में सबसे ज़्यादा एयर का मास होता है। जैसे जैसे हम लोग हायर अल्टीट्यूड जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचे जाते हैं, तो हवा का प्रमाण जो होता है वो कम होते जाता है। द प्रोपोर्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर एंड सम ऑफ देयर यूजेज आर गिवन हियर। तो आपके हवा के प्रोपोर्शंस क्या है और उनके यूजेस क्या है, ये हमको इस चार्ट में दिया गया है। So nitrogen helps living things to build necessary proteins. It is useful in production of ammonia and in airtight packaging of foodstuffs. तो ये लिविंग थिंग्स के लिए नेसेसरी प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग होता है, और ये अमोनिया के प्रोडक्शन में भी काम आता है,
और जो आपके वेफर्स जैसे पैकेजिंग, एयर टाइट पैकेजिंग फूड स्टफ होते हैं उसे पैक करने के लिए भी नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन इट इज़ नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग्स एंड फॉर कंबशन। तो आपको तो मालूम है रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के हम लोग नहीं रह पाएंगे। दूसरा, किसी भी चीज़ के जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, सो अभी कार्बन डाइऑक्साइड वैसे इंसानों के लिए हार्मफुल है बट इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर प्लांट्स। सो प्लांट्स यूज फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। और दूसरा इसका उपयोग है कि जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर है, जो आग बुझाने के यंत्र है, उस यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। देन आर्गॉन यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब में इनका उपयोग किया जाता है। हीलियम यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर एंड आल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट्स इन एयरशिप। सो ये लो टेम्परेचर जनरेट करने के लिए और एयरशिप्स जो है जैसे एरोप्लेन वगैरह है उसमें लिफ्ट करने के लिए भी उपयोग में लाता है। नियॉन इज यूज्ड फॉर डेकोरेटिव लाइट्स एंड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। जो डेकोरेटिव पीले पीले लाइट्स दिखते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ नियॉन। क्रिप्टॉन यूज्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में ये क्रिप्टॉन का उपयोग करते हैं। जेनॉन आर यूज्ड इन फ्लैश फोटोग्राफी। तो फ्लैश फोटोग्राफी में जेनॉन नाम की वायु का उपयोग किया जाता है। उसके बाद always remember, now you have to remember these things. The living world on the earth sustained due to the balance between various gases and other constituents of air. तो हमारे पृथ्वी पर ही सजीव क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ जो हवा का मिक्सचर है उसमें कंस्टिट्यूएंट फिक्स है। जैसे नाइट्रोजन 78% होना चाहिए, ऑक्सीजन 21% होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होना चाहिए? 0.03%, इतना ही होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्टर। इट इज़ अलाउज द लाइट टू हीट द सन ऑफ रिच अर्थ विच इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। तो देखो अभी क्या हो रहा है कि सूरज से जो किरणें आती है तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें ये कंस्टिट्यूएंट फिक्स होने की वजह से क्या होता है, सूरज की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे पृथ्वी तक नहीं आती। इट प्रिवेंट्स द हार्मफुल एलिमेंट्स फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। इट इज़ द एटमॉस्फेयर दैट क्लाउड्स, स्नो एंड रेन आर प्रोड्यूस। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो फॉग है, धुआं है या बादल है या स्नो है, ये इसी वजह से तैयार होता है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि पृथ्वी पर सजीव इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि हवा के जो गैसेस का मिश्रण है उसमें उनका प्रमाण फिक्स होता है। बट नाउ लुक एट दिस पिक्चर। अभी इन चित्रों को देखो। What is common, what is similarity do you see in this picture? क्या आपको इन तीन चित्रों में दिखाई दे रहा है कुछ सिमिलैरिटी? यस, इन तीनों चित्रों में स्मोक यानी धुआं तैयार हो रहा है। सो लेट्स सी नाउ। सो एयर पॉल्यूशन, क्या होता है एयर पॉल्यूशन? अभी ये तीनों चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑल दिस अबव पिक्चर शोज द लार्ज स्केल ऑफ इमिशन ऑफ स्मोक थ्रू द डिफरेंट एजेंसीज। तो जैसे यहाँ पे फैक्ट्री से निकलने वाला स्मोक है, यहाँ पे व्हीकल से निकलने वाला स्मोक है, यहाँ पे जंगल में लगी आग या फसलों में आग लगाते उसका स्मोक है। सो दिस स्मोक डायरेक्टली मिक्सेस विद द एटमॉस्फेयर डिस्टर्बिंग द बैलेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। तो हमारे एयर के कंस्टिट्यूएंट फिक्स है। इसमें क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन होना चाहिए 21%, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए 0.03%। बट अभी ये स्मोक तो कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है, तो ये डायरेक्टली हवा में मिश्रित हो रहा है। उससे क्या हो रहा है? उससे हमारे जो एयर का कंस्टिट्यूएंट है वो बिगड़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ के अभी 1%, 2% के आगे जा रहा है। सो दैट इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। उसी को हम लोग वायु प्रदूषण कहते हैं। सो हार्मफुल गैसेस आर गिवन आउट थ्रू कंबशन ऑफ फ्यूल्स इन व्हीकल। तो देखो ये व्हीकल में जो फ्यूल कंबस्ट होता है मतलब जलता है उससे भी हार्मफुल गैसेस निकलती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। एंड इन बिग इंडस्ट्रीज़, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में भी ये निकलता है थ्रू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड एंड कोल। तो ये जंगल में आग लगती है या हम लोग गाँव में चूल्हा जलाते हैं उसमें भी क्या होता है, वो आधा अधूरा जलता है तो उससे भी धुआं निकलता है। एज ए रिजल्ट एयर पोल्यूशन इंक्रीजिंग डे बाई डे। इसीलिए हमारा हवा का प्रदूषण बढ़ रहा है जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सो व्हाट आर द हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट्स? कौन से हैं जो हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट्स है? हार्मफुल सब्सटेंसेज दैट रिलीज इन एयर थ्रू कंबशन ऑफ फ्यूल्स। पहला है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सूट। तो ये सारे जो सब्सटेंसेस है दे आर वेरी हार्मफुल टू द एयर। देन ओजोन लेयर। अभी जैसे हमने देखा था कि ओजोन लेयर हमारे जो आइनोस्फीयर है उसके ऊपर ओजोन लेयर हमको दिखाई देती है। देयर इज़ ए लेयर ऑफ ओजोन
gas in the lower part of stratosphere. Ozone gas not directly useful for the survival of living things, yet it is very important for living things to have this layer of ozone at high altitude around the earth. The ultraviolet rays coming from the sun are very harmful for living things. The ozone gas absorb these rays, as a result life of earth is protected. तो हमने देखा कि ये ओजोन की लेयर क्या करती है, सूरज से निकलने वाली जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनको वो क्या करती है, उनको वहीं से एब्जॉर्व कर लेती है या उनको रिफ्लेक्ट करती है, उनको एब्जॉर्व कर लेती है, इसी वजह से वो हमारे तक नहीं आते, जिससे हमारे यहाँ पर सजीव सृष्टि बनी है. द ओजोन लेयर इज डिस्ट्रॉयड इफ केमिकल गैसेस लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर यूज्ड इन एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर मिक्स विद द एयर. तो ये जो दोनों है, ये हम लोग रेफ्रिजरेटर एसी कितना है, तो इसकी वजह से ओजोन लेयर की परत कम हो रही है, जिससे हमको अल्ट्रावायलेट रेज हमारे तक आने की संभावना दिखाई देती है. इसीलिए हम लोग 16 सितंबर को ओजोन प्रोटेक्शन डे मनाते हैं. फिर आपने बड़े बड़े शहरों में देखा होगा ऐसे कुछ चार्ट लगे होते हैं. सो मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक मुंबई, पुणे, नागपुर, बोर्ड्स आर डिस्प्लेड एट द प्लेस ऑफ हेवी ट्रैफिक टू शो द proportion of various constituents of air at that place. Due to these boards we can see the amount of harmful elements in the air. So this is all about the air. You have to learn it and you have to write it in your notebook. Okay, thank you.